गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम एक कहानी सुनेंगे यार, है ना। ठीक है, कहानियाँ जो होती है ना वो बहुत कुछ सिखाती है हमको, इसलिए आप देखेंगे छोटी क्लास में जो 5th 6th 7th 8th के बच्चे जो होते हैं उनको स्टोरी की किताब भी अलग से चलती है, जिससे कि कई सारी स्टोरीज वो सीखते हैं और उनसे वो मतलब कि क्या शिक्षा मिली हमें वो दिमाग में रखने में हेल्प मिलती है हमको। ठीक है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ बेटा कि क्या होता है कि हम लोग है ना, हम सबसे बड़ी बात, सबसे बुरी बात क्या है कि हम लोग जो है वो जजमेंटल बनने लगे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को हम जज करते हैं अपनी सीमित बुद्धि से। किससे? सीमित बुद्धि से। ठीक है ना। मतलब हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो सोच है, वो वहीं तक है जहाँ तक हमारा एक्सपोजर है। मेरी बात ध्यान सुनना। ठीक है, जितना आपका एक्सपोजर है, जितना आप जान रहे हैं ना, उतनी आपकी सोच है। ठीक है, और आपके जो भी निर्णय होंगे ना वो उसी दायरे के अंदर होंगे। वो जैसे मुझे बड़ा बुरा लगा मुझे कि मैंने जो है वो एक अपना ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक लेक्चर था। उसके लेक्चर में मैंने बोला कि भाई क्या होता है कि तथाकथित जो है बाबा या ऐसे जो लोग जो बोलते हैं कि साहब नीम हकीम खतराए जान टाइप के जो लोग होते हैं, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है, कोई जिनके पास में एक जैसे बोलते हैं ना हम कि बेसिक से जो नॉलेज होता है वो नहीं होता है, और वो ऐसे दावे करते हैं कि जड़ से शर्तिया ये रोग खत्म हो जाएगा, अस्थमा का शर्तिया इलाज। आप देखेंगे छोटे शहरों में अखबारों में एक पेज में छोटा छोटा विज्ञापन या पंपलेट या दीवारों पे लगे हुए आपको जो है वो पोस्टर्स दिखाई पड़ेंगे, या वो पेंट किया हुआ दिखाई पड़ेगा, बवासीर का शर्तिया इलाज, दमे का शर्तिया इलाज, 100% इलाज कराएं। ठीक है, ये वाला मतलब कई लोग बहुत दावा करते हैं कि 100% मतलब हमारे यहाँ इलाज कराओगे 100% गारंटी के साथ हम तुमको ठीक कर देंगे, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो। तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। ठीक है, जो दावा करेंगे कि हम हिमालय के जंगलों में गए थे, वहाँ पे जड़ी बूटी मिली है, उसे घिस के खाओगे तो डायबिटीज़ जड़ से खत्म हो जाएगी। और हम लोग का तो चूंकि काम ही है, तो हमारे पास तो अक्सर इस तरह के लोग जो है वो आते रहते हैं, जो इस तरह का ज्ञान प्राप्त किया होता है इन्होंने। तो मैंने उस लेक्चर में यही बोला कि भाई ये जो जैसे देखो बाबा में क्या है, बाबा रामदेव भी शामिल। रामदेव बोलते हैं योगा करो, हेल्दी रहने के लिए आप योगा करो। बिल्कुल सही बात है, योग जो है वो एक अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, योग जो है बहुत बढ़िया है, योग जो है वो आपकी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। लेकिन यदि बाबा रामदेव कहते हैं कि योग करने से तुम्हारा कैंसर ठीक होगा या योग करने से तुम्हारा डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगा, तो ये गलत बोलते हैं। यहाँ पर टेक्निकली वो रॉन्ग है। ठीक है ना। अब रॉन्ग कौन तय करेगा? ये रॉन्ग तय करेगा साइंस। कि आप जानते हैं क्या उसके पीछे बैकग्राउंड में? आप योगा इज वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, उसके लिए बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है, बहुत बड़ा कारोबार है योगा का। लेकिन दिस इज नॉट द आंसर फॉर ए डिजीज। ठीक है ना। वो उसमें हेल्प कर सकता है कि भाई आप डायबिटीज है, योगा करोगे तो आपका कैलोरी बर्न होगा, तो आपका शुगर कंट्रोल रखने में हेल्प लगेगा, पर जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमको नॉलेज को बिट्स में लेना पड़ेगा, बाइट्स में। ये इसका काम का, ये इसका काम का, हम उसको एक एब्सोल्यूट नहीं मान सकते उसको। ठीक है ना। मैं कहता हूँ बहुत सारी बीमारियों का इलाज एलोपैथी में है ही नहीं है, बल्कि किसी पैथी में नहीं है, क्योंकि कोई भी इलाज यदि होता तो उसका केमिकल एक्सट्रैक्ट भी। एलोपैथिक मेडिसिन है क्या? आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो बेसिकली क्या है, जड़ी बूटियां जो है उनसे निकाले गए एक्सट्रैक्ट है, उन्हीं एक्सट्रैक्ट को प्यूरिफाई कर लिया गया, एलोपैथिक में यूज किया। एलोपैथी जहां पर लीडिंग एज लेता है वो है सर्जिकल प्रोसीजर, इन्वेंशन के, जो और बेहतर प्रकार से हो पाए। ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है, तो उस लेक्चर में जब मैंने बोला कि भाई कई बाबा ऐसा दावा करते हैं, तो किसी ने लिखा कमेंट में कि आपने बाबा क्यों बोला, आपने मौलाना क्यों नहीं बोला, आपने ये क्यों नहीं बोला, आपने ये क्यों नहीं बोला कि भाई जो है वो अपना पॉप बोल दावा करते हैं या मौलाना। तो देखो बेटा, आप चश्मा यदि आपने वो लगा लिया ना कि आप हर चीज़ को धर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एक जनरल सीख जो होती है, सामान्य जो बात का कॉन्टेक्स्ट समझे वगैरह, यदि आप उसमें घुसकर आप उसको ऐसे डिसेक्ट कर रहे हैं और आप मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे कमांडो तो नंबर 1 हो नहीं सकते। नंबर 2 ये कि आप उस बात का जो परिप्रेक्ष्य था वो था कि बगैर प्रॉपर अस्थमा कभी ठीक नहीं होता, इसे कंट्रोल ही कर सकते हैं आप। ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम है ये बताया गया उसमें। तो पॉइंट ये है कि एक बीमारी में कोई कन्फ्यूजन होके कोई गलत
सलाह से किसी व्यक्ति की जान न चली जाए, वो एक डॉक्टर का कर्तव्य हो। उसके लिए लोगों को एजुकेट करना होता है। तो एजुकेट करने में यदि मान लो कोई ऐसा वर्ड बोला है तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में ना लिया जाए। उस वर्ड को ऐसे लिया जाए कि सर बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो सो घोषित डॉक्टर हैं, दावा करते हैं। मेडिकल साइंस कभी दावा नहीं करता है। कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा 100% शर्तिया इलाज, पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं बोलेगा, MBBS एमडी डॉक्टर नहीं बोलेगा, पर जो क्वैक है वो बोलेगा। तो पॉइंट ये, चलिए कहानी पर आते हैं। कहानी ये है कि एक बार एक अमीर आदमी होता है खूब, उसके उस गांव में, आसपास के कई गांव में उसकी कई हवेलियां होती, कोठियां होती हैं। मतलब कोठी क्या बोलूं, महल टाइप। मतलब वो एक शहर का धनिक व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति होता है, और पुराने ज़माने की बात है ये। और उसके पास कई सारे बड़े बड़े घर होते हैं, महल नुमा घर होते हैं उसके पास में। तो एक बार वो देखता है, रात का समय होता है, तकरीबन सूरज ढल चुका होता है, रात हो चुकी होती है। तो एक आदमी जो है अपने सिर पर कुछ बोझा रखा होता है बड़ा सा, और वो उसके महल के आगे आके वो रुक जाता है। और उस समय वो आदमी बाहर ही खड़ा होता है, उसके सुरक्षा गार्ड भी होते हैं, लोग बाहर ही खड़ा होता है। तो वो हाथ जोड़ता है, वो गरीब आदमी जिसके सिर पे बोझा रखा होता है, बोलता है कि मैं किसी कारण काम से बाहर गया था और मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं जंगल में सो गया, इसलिए मैं लौटते लौटते मुझे देर हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है वो आपके महल में एक रात रुकने दें। तो वो बोलता, भाई ये महल है, ये धर्मशाला नहीं है, ये महल है, धर्मशाला नहीं है, कोई होटल नहीं है कि तुम यहाँ पे पैसा दे के रुक जाओगे या तुम फ्री में यहाँ रुक जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, महल में आप एंट्री नहीं कर सकते हो, कि ये मेरा घर है। बोलता ठीक है साहब, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बाहर आपके जो दलान सी बनी है, बाहर जो बरांडा सा बना है, बाहर खाली जगह होती है ना, जो यहाँ पे लोग सैनिक वैनिक इनते आराम कर सकते हैं, तो ये जो बाहर बना है इसमें मैं रात रुक जाऊँ, कोई आपके महल के अंदर नहीं जाऊँगा, बाहर ही रात रुक जाऊँगा। बोलता नहीं, बाहर रात इसलिए नहीं रुक सकते तुम, क्योंकि ये जगह जो है ये सैनिकों के लिए आरक्षित है, ये जो हमारे जो निजी सहायक है उनके लिए, और यहाँ अलाउ नहीं करेंगे। बोलता है कोई बात नहीं, इनकी जगह से बाहर जो जगह है वहाँ मैं रुक जाता हूँ, है ना, और जहाँ पे आपके जानवर वगैरह बंधे हैं वहाँ मैं रुक जाता हूँ, रात की तो बात है, सुबह में चला जाऊँगा। बोलता नहीं, ऐसा करोगे तो हमको तुम्हारे लिए एक सैनिक लगाना पड़ेगा, एक गार्ड तुम्हारे लिए लगाना पड़ेगा, ताकि बोला गार्ड क्यों लगाना पड़ेगा? बोलता गार्ड इसलिए लगाना पड़ेगा कि तुम मान लो हमारे जानवर चुरा ले गए, तुम हमारा कोई सामान चुरा ले गए, तो रात भर तुम्हारी निगरानी के लिए एक आदमी को खड़ा रहना पड़ेगा, तो भाई तुम आगे बढ़ो, जाओ यहाँ से कहीं और जाओ। अब वो सोचते हैं कि चोर बता देंगे, कि भाई इनको ऐसा लगता है कि मैं चोर हो सकता हूँ, तो उस आदमी को मन में बड़ा खराब लगता है, वो अपना बोझा सिर पर उठाता है और वो गाँव से आगे निकल जाता है। वो इतना हर्ट हो जाता है कि किसी दूसरे घर में जाके वो किसी से बोलता भी नहीं है, धीमे धीमे जंगल में अपना रात रुकता है, वो पेड़ के नीचे कहीं पे जंगली जानवर भी होते हैं, बचता बचाता वो किसी प्रकार सुबह अपने घर वो पहुंच जाता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे खत्म हो गई ये वाली। कुछ महीनों के बाद ये जो अमीर आदमी होता है ये जंगल में अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जाता है। पहले के ज़माने में कोई टीवी वीवी तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग शिकार करना ही अपना उनका एंटरटेनमेंट हॉबी थी। तो वो जंगल में जाता है, जंगल में वो क्या करता है, वो बिछड़ जाता है अपने दोस्तों से, ठीक है। उसका घोड़ा वो एक हिरण के पीछे दौड़ने लगता है, तो हिरण दो आगे आगे, घोड़ा पीछे पीछे, तो अपने दोस्तों से बिछड़कर जंगल के गहरे में अंदर पहुंच जाता है वो, ठीक है। मतलब जंगल में होता है ना डेप्थ में, जहाँ रास्ता नहीं होती वहाँ पहुँच जाता है। अब जंगल में तो सबका, जंगल में कभी कोई घूम जाए ना तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब एक जैसे दिखाई पड़ता है, घूम फिर के आदमी वहीं पहुँच जाता है, यहाँ शुरू किया था, तो वो घूम जाता है, बड़ा टेंशन में वो थक हार के वो अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधता है और वहाँ पेड़ के नीचे बैठा होता है, सोच रहा है कि मैं वापस कैसे जाऊँ। अब ना घोड़े को रास्ता याद रहता है, ना उसे रास्ता याद रहता है, वो पहली बार उस जगह पे आए थे। वो रात होने को है, जंगल में पता नहीं कौन जंगली जानवर है, बाघ है, शेर है, क्या है वहाँ पर अपने को नहीं मालूम, भालू है, रात को हमला कर दे, वो समझ लेता तो कैसे मैं अपना क्या करूँ मैं। इतने में उसको दूर से एक आदमी के हाथ में वो लालटेन लिए एक आदमी निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। उसे लगता है अरे यहाँ मतलब आसपास कोई गांव बस्ती हो सकती है, तो उससे बोलता है कि पहले डरता है वो, उसे लगता है कि डाकू तो नहीं है, डाकू होगा तो मेरे कानों में जो मैंने सोने के कुंडल पहन रखे हैं, गले में माला पहन रखी है, हाथ में मैंने कुछ पहन रखा है, बाजूबंद पहन रखा है, पहले के लोग ऐसा पहनते थे, चुरा लेगा, मेरे को मार भी सकता है, घोड़ा चुरा लेगा मेरा वो। तो उस आदमी को देखकर जो घोड़ा होता है
घोड़ा चूंकि अजनबी को देखकर उसको लगता हुआ एहसास होता है तो घोड़ा भाग जाता है, या जानवर की आवाज़ सुन के भाग जाता है घोड़ा जंगल में। अब ये आदमी अकेला रहता है, ये आदमी को वो जब जब वो लालटेन वाला आदमी इसको देखता है बोलता, अरे लगता है जंगल में भटक गए हो। डरते डरते बोलता, हाँ मैं जंगल में भटक गया हूँ। बोलता अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा थोड़ी दूर पे मेरा घर है, चलो साथ तुमको मैं अपने घर पे ले चलता हूँ, क्योंकि जंगल में यहाँ पे जो है वो बाघ रहता है तो रात को हमला कर सकता है, इसलिए चलो मेरे साथ है ना। तो वो साथ साथ उसके हो लेता है, डर मन में डर है, साथ साथ हो लेता है उसके, और उसके घर तक पहुँचा देता है। एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है ना, 3-4 झोपड़ियाँ हैं इसमें। तो वहाँ पे एक झोपड़ी में वो लड़का अपनी बीवी के साथ रहता है, एक झोपड़ी में उसके माता पिता रहते हैं, ठीक है। तो वो लड़का उसको बोलता है भाई आप यहाँ पे मेरी झोपड़ी में आप आराम कर लीजिए, मैं अपने माता पिता के साथ में रह लूँगा आज, है ना। तो वो झोपड़ी में वो बोलता है कि आप मुझे भूखे लगते हो, मैं आपको कुछ खाने को लेके आता हूँ। वो अपने घर जाता है और 2 रोटी और बकरी का दूध लेके आता है। तो बोलता है कि इस जंगल में तुम लोग दूध कहाँ से लाते हो? बोलता बकरियाँ पाल रखी है हम लोगों ने, और हमारे पास सिर्फ बकरियाँ ही हैं, और हमारे पास हम अनाज पैदा करते हैं, उससे रोटी बनाते हैं, रोटी और दूध ही खाते हैं। बोला आज यदि तुम मुझे खाना दोगे तुम्हें खाना कम नहीं पड़ेगा। बोलता हाँ खाना कम तो पड़ जाएगा, लेकिन मेरे पिताजी बोलते हैं कि अतिथि का, मेहमान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मेहमान ईश्वर के समान होता है, तो पहले आप खा लीजिए, ठीक है, और हम लोग किसी प्रकार एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। तो वो ठीक है, वो खा लेता है। बोलता है कि वो बोलता है कि यार मेरा घोड़ा कहीं चला गया, मैं कैसे लौटूंगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने जंगल का पूरा रास्ता देखा हुआ है, मैं सुबह तक आपका घोड़ा सुबह उठने के बाद पहले काम करूंगा, घोड़ा ढूंढ लाऊंगा आपका मैं, और घोड़ा ढूंढ कर ला दूंगा आपको मैं, और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो वो अतिथि वहाँ पे सो जाता है, ठीक है, बाकायदा उसके सोने की व्यवस्था बढ़िया कर देते हैं वो लोग, चादर वादर सब देते हैं उसको ओढ़ने के लिए, बेडशीट वगैरह सब, ठीक है। तो नेक्स्ट डे दोपहर तक वो लड़का उसका घोड़ा ढूंढ लाता है, और एक रास्ता मैप बनाया था उसको, यहाँ से निकलोगे तुम तो बाहर निकल जाओगे उसमें, ठीक है। तो वो अमीर आदमी बोलता है भाई तुम्हारे इतने अच्छे संस्कार हैं, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने सुबह भी मुझे नाश्ता दिया, तुमने मेरा घोड़ा ढूंढ लाया है ना, तो मैं जानना चाहता हूँ तुम इतनी सेवा क्यों करते हो। उसने कहा कि मेरे पिताजी ने सिखाया है कि कोई भी आदमी मदद मांगे उसकी पूरी तरीके से मदद करो। तो बोलता मैं तो आए पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो वो पिताजी के पास जाता है, वो लड़का बोलता है वो अतिथि जो आए हैं वो मिलना चाहते हैं आपसे। तो पिताजी बोलते हैं मुझे मिलना नहीं है, उनको मना कर दो। तो बोला कि मन बोलता है कि ऐसा क्यों, वो तो आप तो बड़ा सम्मान करते हैं उनका। तो बोला नहीं मैं मिलूंगा तो उनको ठीक नहीं लगेगा। तो अंततः जो है वो जिद पकड़ लेता है वो अमीर आदमी की, नहीं मुझे मिलना है उनसे। बस वो मन में सोचता है कि मैं उनको कुछ कान का कुंडल या कुछ गिफ्ट कर दूंगा, भाई मेरी जान बचाई इन लोगों ने। जब वो मिलने पहुंचता है तो देखता है ये तो वही बूढ़ा है जो कुछ महीनों पहले सिर पे बोझ लगा के घर के सामने निकला था, और जिसको उसने चोर कहा था कि भाई तुम चोरी कर सकते हो, ये वही बूढ़ा है। वो बूढ़ा उसकी तरफ देखता है, मुस्कुराता है, बोलता है कि भूखे मत जाना, कुछ खा कर जाना, है ना। तो इसको बड़ा मन में ग्लानि होती है। ये वो कान की कुंडल निकाल के बोलता है कि आप मुझे माफ़ करें, ये आप मुझे कर नहीं, हम कुछ नहीं देते, हम इसका करेंगे क्या, इस सोने का हम करेंगे क्या। जंगल में रहते हैं, जंगल में जानवर हमारे पास में अनाज पैदा कर लेते हैं हम, ठीक है, कौन क्या करेंगे हम, ठीक है, जीवन कट रहा है और अच्छा कट रहा है, ठीक है, हम लोगों की मदद भी कर पाते हैं, नहीं लेता वो। उस व्यक्ति को फिर बड़ी ग्लानि होती मन में। स्टोरी ये बतलाती है कि आपके अच्छे होने के लिए आप बहुत अमीर हो बहुत गरीब हो ये जरूरी नहीं है। आपके संस्कार कैसे हैं, आपकी इनर वैल्यूज़ कैसी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। आप किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर आप उसकी मदद करते हैं या सिर्फ स्वार्थी होकर अपने बारे में सोचते हैं, ये मायने रखाता है। हम में से कई सारे लोग जो है वो किसी की मदद करने की बजाय जो है पहले अपने सेल्फ सेंटर्ड सोचते हैं कि मैं मेरा काम हो जाए, जबकि सच्चाई तो ये कि हम में से किसी को भी कभी भी मदद की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए कभी भी हमको जो है वो किसी की हेल्प करने में, किसी को यदि कोई तकलीफ में हो तो उसकी तकलीफ को दूर करने में हमको जो है कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। बायोमेंटर्स में बहुत सारे बच्चे जो है वो जुड़े हुए हैं, और कई बार वो बड़ी हमारे स्कॉलरशिप वगैरह में हेल्प मांगते हैं, पर कई बार हम लोग मजबूर होते हैं कि उतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम हर उस बच्चे को स्कॉलरशिप दे सके जो चाहता है। हमको सिलेक्ट करना पड़ता है जो ज़्यादा नीडी है, जिसको ज़्यादा आवश्यकता है, जो बेहतर पोजीशनिंग ले सकता है आगे चल के फ्यूचर में, उसके लिए हमको फिर चुनना पड़ता है। इसलिए हमारी एक कमेटी है जो एनजीओ के थ्रू वो काम करती है वो चीज़, ठीक है। मैं यदि बात करूँ तो बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैं जब कभी बनारस गया था तो वहाँ पे एक बच्ची ने मुझे जो है वो एक शर्ट गिफ्ट किया था। वो आर्मी टाइप का कैमोफ्लेज शर्ट है ना, मुझसे मिलने आई, उसने मुझे गिफ्ट किया, है ना। मतलब तो मेरे बेटे ने उसको देख के बोला कि
पापा ये तो बहुत ही सस्ता वाला शर्ट है, ये आप पहनोगे क्या ये? भाई 200-250 रुपये 300 रुपये का जो भी होगा, मुझे नहीं मालूम कीमत उसकी। पर चूंकि अब मैं जो कपड़े पहनता हूँ थोड़े से एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, तो एक्सपेंसिव क्या, हम लोग मॉल से कपड़े लेते हैं थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं उसमें, और उसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है ना भैया इतने। तो मैंने बोला नहीं बेटा ये शर्ट सबसे कीमती है। बोला कैसे? चलो मेरे साथ मैं दिलाता हूँ ये वाली शर्ट। मैंने कहा नहीं बेटा तुम दिला ही नहीं सकते शर्ट को, ये शर्ट को तुम इसकी कीमत बताओ, इसके पीछे के इमोशन देखो। तो उसने सोचा होगा, शॉप तक गई वो, उसने देखा, उसने कैमोफ्लेज वाली आर्मी सर बोलते, कमांडो बोलते, कमांडर बोलते हैं, शर्ट लिया उसने, वो शर्ट को लेके उसने मुझे पैक कराया कि मुझसे मिलने आई, मुझे गिफ्ट किया। लाखों करोड़ों रुपए की कीमत है उसकी, मॉल में नहीं मिल सकती वो प्रेम भावना है, वो फीलिंग्स मॉल में नहीं मिलती। मैंने उस शर्ट को आज भी संभाल कर रखा हुआ है। तो भावनाएं ज़्यादा मैटर करती, फीलिंग्स मैटर्स ए लॉट। ठीक है, चलिए कल फिर बात करेंगे आगे हम किसी और मुद्दे पे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।